हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लैनेट में, जहां आपको कराई जाती है टेट से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस। हम आज आपके लिए ईवीएस की क्लास लेके आए हैं, जो कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है। 10 क्वेश्चनों की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। ये एनसीईआरटी बेस्ड है पूरी, उसी से क्वेश्चन उठाए गए हैं और आपके लिए लाए गए हैं। तो देखिएगा, आशा करता हूँ इसके पहले के 4 वीडियो आपने ज़रूर देख लिए होंगे। ज़्यादा लंबे नहीं है, इसलिए देखना बनता है अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए और अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम आज का सेशन भी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? टोंगा गर्त, एल्यूमिनियम गर्त, मेरियाना गर्त या विन्यास गर्त? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच गर्त है। मेरियाना ट्रेंच गर्त है, जिसकी गहराई लगभग 1122 मीटर है और यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास है। ठीक है, तो सबसे गहरा गर्त कौन सा? मेरियाना ट्रेंच गर्त, जो कि कहाँ है? पश्चिमी महासागर के फिलीपींस में स्थित है। और इसी में और जानकारी दी हुई है। दूसरा नंबर का गहरा गर्त कौन सा है? टोंगा गर्त। टोंगा गर्त जो है सेकंड नंबर का गहरा गर्त है। और नेक्स्ट है सबसे लंबा गर्त। सबसे लंबा अगर पूछे तो एल्यूशियन गर्त। एल्यूशियन गर्त सबसे लंबा गर्त है। सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच गर्त है। सेकंड नंबर पे आता है टोंगा गर्त। तो हमारे क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर होगा मेरियाना ट्रेंच गर्त, जो कि सबसे गहरा है नंबर 1 पे। नंबर 2 पर क्या है? टोंगा गर्त। और ये क्या है? सबसे लंबा गर्त। इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, ब्लू ठीक रहेगा ना? ओके, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, मेरियाना ट्रेंच गर्त सबसे गहरा गर्त है दुनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, आय का स्तर जिससे लोग अपने पोषण स्तर को पूरा कर सके उसे कहते हैं। मतलब बस वो अपना पोषण स्तर ही बस पूरा कर पा रहे हैं, एकदम मिनिमल पोषण स्तर ही पूरा कर पा रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे? गरीबी रेखा कहेंगे, गरीबी कहेंगे, या गरीबी रेखा के नीचे, या गरीबी की पराकाष्ठा कहेंगे? बताइएगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑप्शन चारों के चारों लगभग सेम है। पहला गरीबी की रेखा कहते हैं, दूसरा है गरीबी कहते हैं, तीसरा है गरीबी रेखा के नीचे कहते हैं, चौथा है गरीबी की पराकाष्ठा कहते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या कहता है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम पोषण का भोजन गरीबी रेखा माना जाता है। अतः इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, गरीबी की रेखा। आय का स्तर जिसे लोग अपने पोषण स्तर को पूरा कर सकते हैं, वो गरीबी की रेखा कहते हैं उसे। इसके नीचे नहीं कर सकते, इसके ऊपर कर सकते हैं, ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तंबाकू में क्या होता है? तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक। तंबाकू के लिए क्या हो आवश्यक? क्या तंबाकू में क्या होता है? कोकीन, कैफीन, निकोटीन
या हिस्टामिन? ये हिस्टामिन है, हिस्टामिन नहीं होता है, हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन होता है। तो बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाता है, कैफ़ीन पाया जाता है, और चाय में कोडीन पाया जाता है। यहीं से हमको 3 आंसर मिल गए। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? तंबाकू में क्या पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन। कॉफ़ी में कैफीन, चाय में कोडीन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है? पर्वतों में, रेगिस्तान पर, वन क्षेत्रों पर, या सागर तट पर? सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है भाई? कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार से है, पर्वतों पर, रेगिस्तान पर, वन क्षेत्र पर, या सागरीय तट पर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। सर्वाधिक वायुदाब सागर तट पर पाया जाता है, जो कि लगभग 1013.2 मिलीबार होता है। एक नेक्स्ट है, वायुदाब को मापने की इकाई क्या है? मिलीबार, वायुदाब। अतः इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सागर तट पर सर्वाधिक वायुदाब होता है। वायुदाब को नापने की इकाई क्या हो गई? मिली बार। चलिए, ये कलर मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? ऑप्शन है, पहला, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों को आयोजित करना। सेकंड है, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना। थर्ड, बच्चों को स्वास्थ्य के लिए तैयार करना। विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। ऑप्शन नंबर 3 कुछ इस प्रकार, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के लिए आयोजित करना, के लिए तैयार करना। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करता है, सर्वोत्तम प्रयास है। अतः हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना सामाजिक भावना का विकास करने में सर्वोत्तम प्रयास रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए गतिविधि आधारित, पाठ्यपुस्तक पर आधारित, पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित, या ऑल ऑफ दिस। बताइएगा किस तरह से होना चाहिए। ऑप्शन वैसे काफ़ी क्लोज्ड है इसमें कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। चलिए, पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें छात्रों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत हो सके, जिसके लिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, गतिविधि आधारित पर्यावरण का अध्ययन कक्षा में किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? पर्यावरण के पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए।
पर्यावरण के पाठ्यचर्या में क्या शामिल होना चाहिए? बच्चों के अनुभव होना चाहिए, स्कूल का वातावरण होना चाहिए, उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए, या ऑल ऑफ दीज होना चाहिए? बताइए आप अपना आंसर। हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो बच्चों के अनुभव का बच्चों के अनुभव, पहला है बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण तथा उपयुक्त पाठ्यक्रम पर्यावरण के पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने आवश्यक है। अतः हमारे क्वेश्चन के 7 का आंसर क्या होगा? बच्चों के अनुभव शामिल होने चाहिए, स्कूल का वातावरण, अच्छा वातावरण होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, और उपयुक्त पाठ्यक्रम बनना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी इसका बहुत बहुत ध्यान रखता है। अतः हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा उपयुक्त सभी, ये सभी पाठ्यचर्या में शामिल होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। क्या है प्रमुख घटक, ये बताने। ऑप्शन है सभी जीव है, भू आकृतिक कारक है, जलवायुवीय कारक है, या ऑल ऑफ दीज है? आंसर बताइएगा आप अपने कमेंट बॉक्स पे। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, आंसर आपने देख लिया होगा, दे दिया होगा। देखते हैं। प्राकृतिक विदों के अनुसार, पर्यावरणीय विद जो विद्वान हैं उनके अनुसार, प्रकृति के सभी जैविक अजैविक तत्वों के समूचे को प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल किया जाता है। अतः सभी जीव, भू आकृतिक जलवायु कारक प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक होते हैं। मतलब सभी प्रमुख घटक है जो भी पर्यावरण में उपस्थित है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा उपयुक्त सभी, जिसमें सभी जीव, आकृतिक कारक और जलवायु कारक सब शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा इसको, आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित क्षेत्रों को विकसित करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? खोज से संबंधित क्षेत्रों को विकसित करना है, मतलब खोज, डिस्कवर करने की वो लाना है उनके अंदर। तो क्या करेगा टीचर? पहला है पाठ्यपुस्तक को निर्धारित समय पर पूरा करेगा, ऐसी पाठ्यवस्तु जिससे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, सेकंड था। थर्ड है ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों से के लिए महत्वपूर्ण हो, पाठ्यवस्तु है जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो क्या करेगा? इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का उपयुक्त सटीक होगा, ऐसी पाठ्यवस्तु को पढ़ाए जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित और जुड़ी हुई हो। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज की क्षेत्र को विकसित करने हेतु शिक्षक ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हो उसको चुनाव करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन कहता है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1985, 1956, 1856, 1929 और 1829। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1985,
1856, 1929, 1829। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ था। 1856 में लागू हुआ था। तो हमारे क्वेश्चन का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लागू हुआ था, ये इस टाइम आया था। और कुछ जानकारियाँ इससे जुड़ी हुई देख लेते हैं हम। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856 में। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 में आया। मतलब पुनर्विधवा से पहले आ चुका था अपना सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829। और बाल विवाह निरोध अधिनियम, जो कि एक शारदा एक्ट है भी कहा जाता है, जिसे शारदा एक्ट, ये कब आया? 1929 में। ये 1829, 100 साल जोड़ो, 1929 सॉरी, बाल विवाह निरोध अधिनियम आया। तो इस तरीके से हमारे आज के पूरे 10 क्वेश्चन होते हैं। आशा करता हूँ आपको यह ज़रूर यूज़फुल होंगे। सॉरी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe our channel.